नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा के बारे में। तो आज अस्थमा का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि अस्थमा क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि अस्थमा किस तरीके से होता है। तो पहला हम देखते हैं इधर पे अस्थमा की डेफिनेशन दिया है। अस्थमा इज डिफाइंड एज अ क्रॉनिक inflammatory disease of airway that is characterized by increasing responsiveness of the tracheobronchial tree to multiplicity of stimuli। ये कि अस्थमा क्या है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है किसकी, एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है जो कि क्रॉनिक लंबे समय तक होने की वजह से होता है, जो किससे करेक्टराइज्ड होता है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल अस्थमा ट्री टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई। इसमें कई बार स्टिमुलाई का मतलब है कि जो इसके इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं बार बार, उन पे अटैक होने के बाद उनको स्टिमुलाई कहते हैं। सपोज दैट क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं, ऐसे स्टिमुलाई जैसे कि कोल्ड है, ठंडी है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, ये सारे क्या करते हैं, इन्हें करने की वजह से जब होता है तो उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ डिसीज characterized by an increased responsiveness of the airway to the various stimuli resulting in a airway obstruction that is reversible either spontaneously or as a result of treatment। जो ब्रोंकियल ट्री होती है हमारी, उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या होते हैं, जो ब्रोंकियल ट्री होती है हमारी, उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में म्यूकस, जैसे ये हमारा ब्रोंकियल ट्री है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें क्या आते हैं, म्यूकस ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट होने की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से ये जो हमारे ऐसे होते हैं, इनमें ऐसे करके पूरे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ई वाला पार्ट है, एयर वे है, उसमें 100% ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। मतलब जब हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो ये कंप्लीट मात्रा में नहीं छोड़ पाते हैं। तो वही दिया है कि करेक्टराइज बाय इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवे टू द वेरियस स्टिमुलाई रिजल्टिंग इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट रिवर्सिबल आइदर स्पॉन्टेनियसली और एज रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, टाइप्स है, ये जो दिख रहे हैं ये टाइप्स है, इतने 10 टाइप्स है किसके, अस्थमा के। तो हम एक इमेज के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरीके से अस्थमा कॉज करता है। ये देख सकते हैं, ये दिया है, ये क्या है, एक नॉर्मल अस्थमा का है, मतलब ये जो है ये नॉर्मल एयरवे है और ये अस्थमेटिक वाला एयरवे है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से है, ये क्या है, यहाँ पर जो ल्यूमन है ये कितना ओपन है, कितना वाइड है, ज़्यादा वाइड है, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आ सकती है और जा सकती है। और ये देख सकते हैं म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो है ये क्या हो गया है, स्वेल्ड हो गया है, इन्फ्लेट हो गया है, जिसकी वजह से ये ल्यूमन का जो ओपनिंग है वो क्या है, थोड़ा है। थोड़े ल्यूमन में क्या होगा, जितना ल्यूमन का ये ओपनिंग रहेगी उतना ही ऑक्सीजन जा पाएगी और उतनी ही बाहर आ पाएगी। ये कहलाती अस्थमा। समझ में आया, ये क्या है, नॉर्मल एयरवे और ये ऑब्स्ट्रक्टेड और अस्थमेटिक एयरवे। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप। पहला टाइप है, इसमें क्या देखते हैं हम, पहला टाइप है एलर्जिक अस्थमा। नाम से ही पता चल जाएंगे कि ये किस तरीके के अस्थमा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है सीजनेबल, तीसरा है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, चौथा है नॉन एलर्जिक अस्थमा, पाँचवा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, 6 नंबर है डिफ़िकल्ट अस्थमा और 7 है सीवियर अस्थमा, 8वां है ब्रिटल अस्थमा और 9 नंबर है चाइल्डहुड अस्थमा और 10 है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। पहला हम देखते हैं क्या है, एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा में क्या होते हैं, ऐसे अस्थमा जो किसी एलर्जी की वजह से होते हैं, जैसे कि किसी को मान लो कि डस्ट से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी हो, किसी को स्टर्लियन से एलर्जी हो, इन सब से जिसको भी जिस तरीके से एलर्जी होती है, तो इनकी वजह से जब अस्थमा होता है, किसी को ठंड से हो गया तो परफ्यूम से एलर्जी है या डस्ट से, डस्ट में जाने की वजह से तुरंत उनको अस्थमा हो जाती है, उसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। सीजनेबल अस्थमा है जो कि किसी सीजन की वजह से, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, इसमें ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से उनको होने लगती है। ज़्यादा ठंडी में मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को सीजनेबल अस्थमा कौन से, ठंडी वाले मौसम में होते हैं, और किसी को बरसात के मौसम में होने लगते हैं, तो उसको सीजनेबल अस्थमा कहते हैं। ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या आते हैं, जो लोग उनके ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय की वजह से होते हैं। सपोज दैट जैसे जो लोग रुई का काम करते हैं, रुई का काम है, जिनका गन्ने का काम है, उनके जो रेसेस निकलते हैं जो, और जिनकी खेती बाड़ी फार्मरिंग का है, तो उनकी जो गेहूँ
धान, इनके रेसेस निकलते हैं, उनकी वजह से, उसके डस्ट की वजह से जब अस्थमा होता है तो उसे हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। जैसे कि कोल माइंस में काम करने वाले लोग, उनको ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। नॉन एलर्जिक अस्थमा क्या है? जिनको किसी एलर्जी की वजह से नहीं है, ये नॉन एलर्जिक है, बिना किसी एलर्जी के भी इनको अस्थमा हो जाती है, उसे नॉन एलर्जिक कहते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड क्या है? जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उस समय पर होने वाले अस्थमा क्या आते हैं? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहलाते हैं। डिफिकल्ट अस्थमा क्या होते हैं? ऐसे अस्थमा जिनको क्या करना, ट्रीट नहीं किया जाता है, किया जा सकता, जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है किसी मेडिसिन के द्वारा, किसी एक्सरसाइज के द्वारा, या उनको डिफ़िकल्ट हो जाती है उनको प्रिवेंट कर पाना, क्योर कर पाना, उनके ट्रीटमेंट कर पाना, उसे हम डिफ़िकल्ट अस्थमा कहते हैं। सीवियर अस्थमा कौन से होते हैं? सीवियर अस्थमा ये डिफ़िकल्ट अस्थमा में ही आते हैं। सीवियर अस्थमा जो ज़्यादा ही मतलब थोड़े से भी ठंड वाले इन्वायरमेंट में गए तो उनको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होने लगती है, या तो फिर डस्ट में गए तो ये अस्थमा ओल्ड एज वाले पीपल को ज़्यादा देखने को मिलता है। ये ठंड में उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, सांस नहीं ले पाते हैं। डस्ट में गए या पोल्यूशन में गए किसी, तो इनको सांस लेने में तकलीफें होने लगती हैं। ब्रिटल को हम दिखाएंगे आपको एक थोड़े से पैरा के साथ, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट है चाइल्डहुड अस्थमा। चाइल्डहुड नाम से ही पता चल रहा है कि जो बचपन में अस्थमाएं होती हैं वो जो कि एडल्ट में होते होते समाप्त हो जाती हैं। सीपी क्या होते हैं? चाइल्डहुड में रहती है, जब पेशेंट क्या रहेगा, एडल्ट होगा तो वो अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर अडल्ट ऑनसेट अस्थमा। अडल्ट ऑनसेट अस्थमा है, ये चाइल्डहुड में नहीं रहते, एडल्टहुड में डेवलप होते हैं, जो कि एडल्टहुड में होते हैं, और अगर इनको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये ओल्ड एज में भी कवर कर लेते हैं। तो ये सारे अस्थमा आपको टाइप समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटल अस्थमा 8 नंबर। ये ब्रिटल अस्थमा। ब्रिटल अस्थमा में क्या देखते हैं? The old-fashioned term brittle asthma is sometimes still used to describe difficult and severe asthma. Brittle asthma किसको कह रहे हैं हम? जब क्या होता है सीवियर और डिफ़िकल्ट दोनों अस्थमाएं एक साथ मिलती हैं तो उसको हम ब्रिटल अस्थमा कहते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं होते जल्दी ट्रीट कर पाना भी। जैसे कि इधर पे हम देख लेते हैं डिफ़िकल्ट अस्थमा में क्या, अबाउट 70% ऑफ द पीपल ऑफ अस्थमा हैव what is known as difficult asthma. Difficult to control asthma, GP may decide to refer for further assessment. इनको क्या कर पाना, ट्रीट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और सीवियर अस्थमा में होता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगना और कई सारे प्रॉब्लम्स देखने लगना, वो क्या होता है सीवियर अस्थमा में होता है। तो आपको ये समझ में आए होंगे कि किस किस तरीके के अस्थमा से लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक, अब एक इमेज के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आपको नॉर्मल अस्थमा, ये जो है ये नॉर्मल अस्थमा है, और ये क्या है अस्थमेटिक अस्थमा है। इसमें किस तरीके से हमारे जो ओपनिंग है, ये देख सकते हैं कि ये वाला जो है अस्थमेटिक लंग्स है, कितने इसका ल्यूमन का ओपनिंग जो है इतना है। ये नॉर्मल अस्थमा, इसका ल्यूमन देखिए, इसका ओपनिंग पूरा है, लाइनिंग, नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन हो रहा है, नॉर्मल लेंथनिंग है, मसल्स यहाँ की रिलैक्स्ड है, और यहाँ पर का देख सकते हैं क्या है, मसल्स ये देख सकते हैं, इधर पे मसल्स टाइट है, इधर ये जो ल्यूमन है जो लाइनिंग है इसकी स्वेल्ड है, और यहाँ पर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये इस प्रकार से अस्थमा को डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं हम कॉजेज अस्थमा के। अस्थमा के क्या कारण हो सकते हैं? पहला दिया है इट इज़ नॉट क्लियर वाई पीपल आर गेटिंग अस्थमेटिक। एक क्यों पीपल अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है। एन अदर डोंट, बट इट्स प्रोबेबली ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड इनहेरिटेड फैक्टर्स। इसमें ऐसा एग्जैक्ट तो कॉजेज नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है, एक इन्वायरमेंटल और दूसरा है इनहेरिटेड यानी कि जेनेटिक्स। ये दो कारण हैं जिनकी वजह से अस्थमा लोगों को हो रहा है। पहला तो उसमें देखते हैं क्या दिया है, एक्सपोजर टू द वेरियस इरिटेंट एंड द सबस्टेंस दैट ट्रिगर्ड एलर्जीज कैन ट्रिगर्ड कॉज ऑफ अस्थमा। अस्थमा ट्रिगर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन एंड कैन इंक्लूड, इसमें क्या होता है, जैसे एक्सपोजर टू सबस्टेंस ट्रिगर्ड एलर्जी, सबस्टेंस यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जिससे व्यक्ति को क्या है एलर्जी है, और जो ट्रिगर्ड है ट्रिगर एलर्जी क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया आपको कि लोगों को किससे एलर्जी है, परफ्यूम से, डस्ट से, किसी केमिकल से, इनसे एलर्जी है तो वो लोग सफ़र करते हैं। तो इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? पहला दिया एयरबॉर्न एलर्जन सच एज पॉलन, डस्ट, माइट्स, मोल, स्पोर्स, पेट डेंजर इन द पार्टिकल्स ऑफ द कॉकरोच वेस्ट।
ये सारी चीज़ें हैं एयरबॉर्न, यानी कि क्या है, पॉलन है, डस्ट है, माइट्स है, मोल्ड स्पोर्स है, पेट डेंजर और पार्टिकल्स, इनकी वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे दिया है एयरबॉर्न तक हो गया था। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कौन से है, कॉमन कोल्ड, उनकी वजह से होता है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से होने लगता है। कोल्ड एयर, ठंडी हवा को इनहेल करने की वजह से होता है। एक कौन से मौसम होता है, ठंडी के मौसम में। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूटेंट एंड इरिटेंट सच एज स्मोक। एयर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, स्मोक, अगर धुआं, जैसे सिगरेट के धुएँ हो गए और बाकी धुएँ कोल माइंस के धुएँ हो गए, या तो फिर जो वुड है, लकड़ी है, उनके धुएँ हो गए, इनकी वजह से होता है। नेक्स्ट दिया सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूड बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन इन द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सच एज आइब्रोफेन। आइब्रोफेन में कौन कौन से हैं, एडविल, मोट्रिन, आईबी, अदर्स, एंड नेप्रोक्सेन सोडियम। तो ये मेडिसिन हैं जिनकी वजह से क्या हमको देखने को मिलता है, अस्थमा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेस, ज़्यादा इमोशन यानी कि ज़्यादा हंसने की वजह से, ज़्यादा रोने की वजह से और स्ट्रेस सिचुएशन हो, उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सल्फाइड्स इन द प्रिजर्वेटिव्स एड टू सम टाइप्स ऑफ फूड इन बेवरेजेस इंक्लूडिंग। तो ये जो बेवरेजेस हैं, यानी कि कौन से बेवरेजेस, ऐसे जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे हम फ्रिज में क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गए, टोमेटो हो गए, और कोई फ्रूट्स होते हैं जिनको हम, वाइन्स हो गए, इनको हम क्या करते हैं, फ्रिज में प्रिजर्व करके रखते हैं, उनकी वजह से भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या हैं जिनकी वजह से हो सकते हैं, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर थ्रू टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ डेवलपिंग अस्थमा। दे इंक्लूड हैविंग अ ब्लड रिलेटिव्स विथ अस्थमा सच एज पेरेंट और सिबलिंग, यानी कि जो हमारे माता पिता होते हैं और भाई बहन हैं, या तो जेनेटिक्स में, जैसे हमने पहले पढ़ा था कॉजेज में कि इन्वायरमेंटल फैक्टर और क्या है, जेनेटिक फैक्टर, यही दो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, अस्थमा के लिए। एग्जैक्ट तो अननोन है। तो इसमें पहला है हैविंग ब्लड रिलेशन विद द पेरेंट्स एंड सिबलिंग, भाई बहन या तो माता पिता में किसी को है उस कंडीशन में। हैविंग अंदर एलर्जिक कंडीशन सच एज द एटॉपिक डर्मेटाइटिस विच कॉज रेड इची स्किन और हे फीवर विच कॉज रनिंग नोज कंजेशन एंड द इची आईज। ये क्या होते हैं, जैसे कि जो डर्मेटाइटिस, एक टॉपिक डर्मेटाइटिस है, उसमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन और हे फीवर हो जाता है, जिस जो कॉज करता है क्या, रनिंग नोज, कंजेशन, नेजल कंजेशन, आई इची आई, खुजलियाँ होने लगती हैं आँखों में वो। बिंग ओवरवेट होने की वजह से। बिंग स्मोकर, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट दिया एक्सपोजर टू द सेकेंड हैंड स्मोकर। सेकेंड हैंड स्मोकर क्या होता है, जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है उसके बाद जो धुआं वो छोड़ता है सिगरेट पीने की वजह से, तो जो धुआं वो छोड़ रहा है, तो उसको जो व्यक्ति इनहेल कर रहा है वो सेकेंड हैंड स्मोकर कहलाते हैं, क्योंकि ये डेंजरस होता है। जो सिगरेट पीते हैं उनसे कहीं ज़्यादा डेंजरस होता है ये जो उसको इनहेल करते हैं, उनके लिए। फिर नेक्स्ट दिया है एक्सपोजर टू एग्जॉस्ट फ्यूम्स और अदर्स टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि ऐसे पॉल्यूशन, ऐसे फ्यूम्स जिनको हमें क्या करते हैं, उनके एक्सपोजर में आते हैं और इनहेल कर लेते हैं। तब एक्सपोजर टू द ऑक्यूपेशनल ट्रिगर सच इज द केमिकल यूज टू फार्मिंग, और क्या दिया है, हेयर ड्रेसिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग। हेयर ड्रेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल्स, फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में भी होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें सिम्टम्स हमको क्या देखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस इन पेन, वीजिंग व्हेन एक्सेलिंग, जब सांस लेते छोड़ते हैं तो उस समय वीजिंग साउंड आती है। कॉमन साइन ऑफ अस्थमा इन चिल्ड्रन, ट्रबल स्लीपिंग कॉज्ड बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग और वीजिंग अटैक दैट आर रोजन बाय रेस्पिरेटरी वायरसेस सच एज कोल्ड और फ्लू। ये सारे हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसमें, अस्थमा में। नेक्स्ट देखते हैं हम और कुछ सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है सारे तो आपने देख लिया। नेक्स्ट और है अस्थमा साइन सिम्टम्स दैट आर मोर फ्रिक्वेंट एंड बॉदरसम, ऐसे कुछ सिम्टम्स जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं व्यक्तियों को। उसमें क्या है, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी एज मेजर विद द डिवाइस यूज टू चेक हाउ वेल योर लंग्स आर वर्किंग, पीक फ्लो मीटर। हम इसमें क्या करते हैं, जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो उस समय इस सबसे ज़्यादा बॉदर करने वाला कंडीशन होता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी की कंडीशन में। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, हम इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जेनेटिक
और इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो रहा है तो हमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री ऑफ एलर्जेंट, किसी भी एलर्जी है उनको किसी चीज़ से, खाने से, डस्ट से, केमिकल से, तो उसकी हिस्ट्री लेना है। स्पायरोमेट्री कराना, स्पायरोमेट्री होती है, स्पायरोमेट्री कराएंगे। चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट कराएंगे और स्किन टेस्ट करेंगे। ये है इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसमें कुछ हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं, जो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। पहला है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट मेडिसिन है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इसको जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या होंगे इसमें, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है, उसके प्रिवेंशन के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक इनहिबिट्स क्या दिया है, मस्कुलरिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड रिड्यूस द इंट्रेंसिक वेगल टोन ऑफ द एयरवे। एयरवे की जो टोन है, हार्डनेस हो गई है मसल्स वहाँ की, उसको स्लो करने के लिए और लूज करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इफेक्टिव इन एलिवेटिंग सिम्टम्स, इम्प्रूविंग एयरवे फंक्शन एंड डिक्रीजिंग पीक फ्लो वेरिएबिलिटी। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, जो हमारी सिम्टम्स हैं उनको कम करने में और एयरवे का जो फ्लो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर क्या है, एंटी ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर आर द पोटेंट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स दैट आर डायलेट ब्लड वेसल्स एंड अल्टर्ड परमिएबिलिटी। ये क्या करती है, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, ये उनको जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं हमारे और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उनको क्या करते हैं, उनको वहाँ के ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, ताकि वहाँ के जो मसल्स हैं वो लूज हों और हम आसानी से ब्रीथ कर सकें। नेक्स्ट दिया है इम्यूनो मॉड्यूलस। अब इसमें क्या करते हैं, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ IgE टू द हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स ऑफ बेजोफिल्स इन मास्ट सेल। जो मास्ट सेल्स हमारे और वेजोफिल्स हैं उन पे क्या करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं अपना, इन पर बाइंड होकर के ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ताकि हम जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हम इसमें देखते हैं अस्थमा में कि कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये है जो हम एड्रेनर्जिक के रूम में यूज़ करते हैं, जैसे कि अस्थमा वाले पेशेंट में, बच्चों में देखते हैं और बड़ों में, दोनों में हम क्या करते हैं, ए न्यूबलाइज़र का यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं, जिससे कि न्यूबलाइज़र को हम एक इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं ताकि ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को कम किया जा सके। नेक्स्ट है, ये है जो कि हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, इनहेलर है, जिसको हम क्या इधर पे आप देख सकते हैं क्या है, बुडिसोनाइड और फॉर्मेट्रॉल है और ए वेनोहेलर है। इसके तरीके से ए पंप हैं जिनको हम क्या करते हैं, ए डोज इधर पे लिखे हुए हैं 200 ऐसा करके, ए 100 माइक्रोग्राम का, तो इसका हम यूज़ करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं हम क्या है। पहला दिया है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड ब्रोंकोस्पाज्म। दूसरा है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड डिलीवरी ऑफ इंस्पायर्ड O2। एंजाइटी रिलेटेड टू परसीव्ड थ्रेट ऑफ डेथ। नेक्स्ट है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू चेस्ट पेन। नेक्स्ट नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिसीज कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो ये हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। इनके पहला दिया जैसे कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, जो म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा एयरवे जो है वो क्या हो गया है, इनइफेक्टिव हो गया है, तो उसके क्लियरेंस के लिए है। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जो म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो ल्यूमन का साइज़ है वो छोटा हो गया, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ऑक्सीजन ना ले पा रहे हैं, ना CO2 छोड़ पा रहे हैं। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू परसीव्ड थ्रेट ऑफ डेथ। एंजाइटी, फियर और एंजाइटी होना पेशेंट को डेथ को लेकर के कहीं हम मर ना जाए। नेक्स्ट है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। पेशेंट को स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी तो पेशेंट अच्छे से सो नहीं पाएगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू चेस्ट पेन। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है और चेस्ट पेन हो, जिसकी वजह से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिसीज कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। जो भी डिसीज़ है अस्थमा का, उसके सिम्टम्स है, कॉजेस है, ट्रीटमेंट है, उनके बारे में नॉलेज का कम होना, ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से अस्थमा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।